और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट देश प्रदेश का, यानी पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों के हाल हम लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन खोलने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इसके मुताबिक लॉकडाउन के बाद धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी खुलेंगी, ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे और लोगों को यहां 3 शिफ्ट में आने की भी इजाजत होगी। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रोटेशन में खुलेंगे। वैसे अब जो रोक है वो 9 बजे से सुबह 5 बजे तक की है, पहले जो 7 से 7 थी इससे पहले लॉकडाउन में। और शादी के फंक्शन के लिए इजाजत लेना लेकिन जरूरी होगा और इसके अलावा बारात घर खोलने की भी इजाजत मिलेगी, लेकिन शादी में सिर्फ आप 30 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी इसमें। और इस बीच सोसाइटीज के अलग से नियम होंगे। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं शरद शर्मा। शरद, कहीं ना कहीं जो केंद्र की गाइडलाइंस आई हैं उनको पूरी तरह से माना गया है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन इस बीच में जैसा कि हर बार एक सवाल उठ रहा है कि लगातार नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में। और अगर हम कल का जिक्र करें तो नोएडा में भी सबसे ज्यादा नंबर्स देखने को मिले। वहां हम गाजियाबाद की बात करते हैं, वैशाली पूरी तरह से सील हो चुका है, आप बॉर्डर सील कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये सारी सुविधाएं जब आप खोलेंगे तो दिक्कतें पेश नहीं आएंगी, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो दिल्ली से आते हैं? बिल्कुल दिक्कतें तो पेश आएंगी, लेकिन अब जो माना गया है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो, चाहे वो यूपी में हो, लगभग सब के सब इस बात पे, चाहे सरकारें हों, अधिकारी हों, आम लोग भी हों, सब इस बात पे सहमत हो चुके हैं कि कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा और एक हद से ज्यादा आप घर में नहीं बैठ सकते हैं, काम धंधे करने पड़ेंगे। अर्थव्यवस्था अगर नहीं चलेगी तो वैसे ही स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो इस वजह से जो है अब लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि पहले ये कहा गया था कि जो टैक्सियां भी चलेंगी गाजियाबाद में या दिल्ली में कहीं पर भी, तो उसमें भी आगे अगर टैक्सी है तो आगे केवल एक ड्राइवर होगा, पीछे 2 पैसेंजर होंगे और पैसेंजर भी खिड़की की तरफ बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी। लेकिन अब जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बात इसमें नहीं कही गई है और उन्होंने ये कहा है कि जितनी क्षमता है, यानी एक गाड़ी के अंदर अगर 5 लोगों की क्षमता है तो 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ उनको मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर जो है वो इस्तेमाल करना होगा। तो अब जो है अप्रोच, पहले जो अप्रोच थी वो ये थी कि बिल्कुल बंद कर दो और लोग जो हैं एक दूसरे के संपर्क में ना आए, जिससे कि कोरोना के केस ना बढ़े। लेकिन अब जो है वो अप्रोच ये है कि कोरोना तो रहेगा, चाहे आप कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं तब भी केस बढ़ रहे हैं। तो इससे बेहतर होगा कि आप कम से कम अर्थव्यवस्था जो है उसको पटरी पे ले आएं। इसीलिए ये सब फैसले किए गए हैं कि अब जो है लॉकडाउन खत्म है, अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। शरद, एक सवाल और खास तौर पर क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं तो उसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि अगर हम दूर दराज के इलाके देखें, गांव देखें, जो कि अभी भी अनछुए हैं कोरोना वायरस से, ऐसे में जब आप रियायतें देते हैं, और खासतौर पर मैं क्यों यूपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो आ रहे हैं वो ज्यादातर कहां आ रहे हैं? बिहार में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप इन रियायतों को देखते हैं तो क्या कोरोना वायरस का फिर खतरा नहीं होता है कि वो दूर दराज के इलाकों में पहुंच जाए और फिर वहां पर कंट्रोल करना उसको मुश्किल होगा? ये चर्चा लगातार चल रही है और हमने देखा है कि काफी सारे मामले जो प्रवासी लोग थे जो दिल्ली से गए या दूसरे बड़े शहरों से गए, चाहे वो बिहार गए, यूपी गए, तो उनकी एक बड़ी संख्या दिखाई दे रही है कि वही लोग जो है आंकड़ा बढ़ा रहे हैं जो बाहर से आए हैं। लेकिन यहां पर एक मजबूरी ये भी दिखाई देती है कि जो लोग जहां रहते हैं, अगर आप उनको रोकेंगे तो समस्या है, आप उनको नहीं रोकेंगे तो समस्या है। जब सरकार उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही है, उनको भरोसा दिला ही नहीं पा रही है कि आप वहीं रहिए, आपका काम धंधा चल जाएगा, तो इसलिए हमने पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं, अब तो महीनों हो गए कि लोग लगातार चले जा रहे हैं। तो शुरू में सरकार नहीं चाहती थी कि ये लोग जाएं, इसीलिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई थी। लेकिन बहुत से मामले ऐसे आए, जैसे कि हमने देखा कि रेल की पटरी से कुचलकर जो है प्रवासी मजदूर मारे गए, सड़कों पर लगातार दुर्घटना हो रही थी। उसके बाद हमने देखा कि सरकारों पर दबाव बना और फिर यह अप्रोच बनी कि हाँ अब मजबूर हो गए हैं, इसलिए जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भेजा जाए। तो ये कहा जाए कि सरकार के पास कोई प्रॉपर ऐसी अप्रोच नहीं निकाल पाई सरकार कि एक रास्ता निकल जाए जिससे कि कोई सही समाधान निकल जाए। तो इसीलिए ये सब हो रहा है कि पता है
कि अगर लोग यहां से जा रहे हैं और बहुत सारे भीड़ में जा रहे हैं तो संक्रमण भी उनको हो रहा है। हम स्क्रीनिंग सेंटर पे लगातार देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का वहां कोई मतलब नहीं है, लोगों को सिर्फ ये है कि वो अपने घर पहुंच जाएं। तो जब सरकार व्यवस्था नहीं निकाल पाई है तो जो इस समय जैसा हो रहा है वो बिल्कुल अपेक्षित है। जैसा दिल्ली में हमने देखा कि संक्रमण फैलने का खतरा था, और अब हम यूपी में देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं कि जो लोग यहां से जा रहे हैं उनको संक्रमण जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है। शुक्रिया शुक्रिया शरद, इसको विस्तार से बताने के लिए और समझाने के लिए कि अब कहीं ना कहीं इसको मान लिया गया है कि ये कोरोना वायरस रहने वाला, इसके साथ जीना है, और सभी रियायतें भी इसीलिए दी गई हैं। अब सबको अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि 2 महीने जो लॉकडाउन था उसमें कहीं ना कहीं हर किसी को इसकी आदत भी जरूर लगी होगी। और देश प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं, हमारा ये खास सेगमेंट है। उत्तर प्रदेश के बाद अब एक दूसरे प्रदेश का जिक्र करते हैं, बिहार का। बिहार में भी आज से किसी निजी वाहन को किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब हम अनलॉक 1 में हैं, लॉकडाउन में नहीं है, और इसलिए एक फेज्ड एग्जिट की ओर लॉकडाउन से हम कदम रख रहे हैं। अनलॉक हो रहा है सब कुछ। साथ ही ऑटो, ई रिक्शा, ये सब चल सकेंगे बिहार में भी। पूरे देश में जो 200 नई ट्रेन शुरू की गई हैं उसमें से 22 बिहार से शुरू हो रही हैं। रेस्टोरेंट, होटल और मिठाई की दुकानों से आप सामान ले सकेंगे। सामान ले सकेंगे का मतलब है कि आप टेक अवे ऑर्डर्स जो हैं वो वहां से ले सकेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब 8 जून से सब कुछ शुरू होगा तो रेस्टोरेंट बिहार में भी खुलेंगे। बैठने की अनुमति, जैसा कि हमने बताया, रेस्टोरेंट में अभी फिलहाल नहीं है, 1 हफ्ते बाद होगी। और बिहार में रविवार को 242 नए संक्रमित पाए गए हैं, और राज्य में कुल पॉजिटिव केस की संख्या अब 3807 पहुंच गई है। राज्य में 30 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर के वापस आने के बाद भी राज्य में अब तक जांच की गति काफी धीमी है। निश्चित रूप से राज्य सरकार के पास रियायतें देने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं पहले एक बात थोड़ी साफ कर दूं कि रेस्टोरेंट जो हैं और जो भी होटल हैं वहां से आप टेक अवे ले जा सकते हैं, लेकिन वहां बैठ के खा नहीं सकते हैं। 8 जून से, जैसा कि देश के अन्य भागों में भी होगा, कि 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट ये सब खोले जाएं या ना खोले जाएं उस पर फैसला होगा। लेकिन हाँ, मिठाई के दुकान खुल जाएंगे, क्योंकि बिहार में जो बहुत सारे दूध के जो उत्पादक हैं उनकी ये चिंता थी कि 2 महीने से उनका पूरा कारोबार ठप हो गया है, तो ये उनको एक तरह से रियायत दी गई है। लेकिन जहाँ तक चिंता का विषय है वो अभी भी बरकरार है। अगर आप बिहार में हर दिन देखेंगे संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो टेस्टिंग के हिसाब से 10% है, जो देश में सर्वाधिक है। लेकिन बिहार देश के लिए चिंता का कारण एक और कारण से है कि बिहार में बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने के बावजूद जो पूरी टेस्टिंग है वो 2500 से आगे नहीं बढ़ रही है। राज्य सरकार का कहना है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर ये 4000 हो जाएगी। लेकिन अगर आप पड़ोस के राज्यों को देखें, बंगाल में हर दिन 9200, यूपी में 10,000 हो रहा है। तो बिहार में अगर आप आबादी के अनुपात में और जिस प्रकार से प्रवासी आए हैं, करीब 30 लाख के करीब प्रवासी आए हैं, उसके रेशियो में अगर आप देखेंगे तो बिहार में जांच काफ़ी कम है, और ये एक देश के लिए और बिहार के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। और देश प्रदेश में अब बारी है पश्चिम बंगाल की बात करने का। पश्चिम बंगाल में आज से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ 10 लोगों को ही ऐसे धार्मिक स्थलों पर अंदर जाने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 में 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह आज तक शुरू होने जा रहा है। और इसमें कितने लोग अंदर जा सकेंगे इसका केंद्र सरकार ने वैसे कोई जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के अनलॉक 1 योजना में पश्चिम बंगाल का अगर हम जिक्र करें तो कोई अंतर नजर नहीं आता है। आज केंद्र सरकार के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, और प्रभावित इलाकों में 15 जून तक फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा पश्चिम बंगाल में। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भरतपुर गांव में टिड्डियों के दल का आतंक देखने को मिला है। राजस्व और कृषि विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हैं। टिड्डियों से निपटने के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। टिड्डी दल के पहुंचने के बाद दमकल विभाग की टीम को भी बुलाया गया, जो दवा का छिड़काव कर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रही हैं।
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का ज्वारी टोला गांव अचानक से सुर्खियों में आ गया जब रविवार की सुबह यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी, कृषि और वन विभाग का अमला, कई अफसर, पुलिस की टीम और कुछ देर में खुद जिले के डीएम भी दिखाई दिए। भरतपुर के विकास खंड में बसे इस गांव में बड़ी संख्या में टिड्डियों के दल ने हमला बोल दिया था, जिसे भगाने के लिए जल्द ही जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव शुरू हो गया और कुछ टिड्डियों को पकड़ा भी गया। ज्वारी टोला गांव में वैसे तो फसल बहुत मात्रा में फिलहाल नहीं है, लेकिन इन टिड्डियों के दल को यहीं नहीं खत्म किया गया तो आसपास के गांवों की फसलों का चौपट होना तय है। शनिवार की शाम से ही इस इलाके में घुसे टिड्डियों के दल के चलते यहाँ के किसान बेहद चिंतित हैं। कल शाम से प्रवेश किया है और जो भी फसल है उनको क्षति पहुंचा रहा है, बहुतायत मात्रा में है और भगाने का, रोकथाम करने का प्रयास जारी है। माना जाता है कि एक मादा टिड्डी का जीवन चक्र 3 महीने का होता है। इस दौरान टिड्डी 3 बार करीब 90 अंडे देती है। नष्ट नहीं हुए तो ये अंडे 1 किलोमीटर में 4 से 8 करोड़ हो सकते हैं, जो फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। टिड्डियों पर काबू पाने के लिए जिले के अफसर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। काफ़ी संख्या में टिड्डी यहाँ खत्म हुए हैं और थोड़े बहुत बचे हैं, उनको सभी को मारने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि बॉर्डर काफ़ी दूर है, इसलिए हमको भगा पाना उसको संभव नहीं है। तो हमको एक ही उपाय है कि उस सारे टिड्डी दल को ख़त्म करें। इस गांव में कोई फसल नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की फसल क्षति अभी तक नहीं हुई है। सरकारी स्तर पर कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिलहाल कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी है। भारत में इस समय एक और समस्या आफत बनकर सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डी दल ने भारत के कई राज्यों पर धावा बोल दिया है। टिड्डी के इस दल ने पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के फसलों को तबाह करने के बाद अब टिड्डी का दल छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला पहुंचा है। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और टिड्डी दल का जो कहर है वो सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं है भारत में। छत्तीसगढ़ का हमने जिक्र किया, राजस्थान का अब जिक्र करते हैं। राजस्थान के पोखरण के बाद अब टिड्डियों का दल बीकानेर के खजुआला में देखा गया है। इन टिड्डियों ने किसानों की परेशानी को बेहद बढ़ा दिया है। इनको भगाने के लिए किसान पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, साथ ही किसान ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश भी करते दिखाई दिए। टिड्डियों ने कपास की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। नुकसान हो रहा, बहुत ज्यादा आ रखी है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब महाराष्ट्र, नागपुर जिले में टिड्डियों के अटैक की खबर आई है, जिसके बाद गृहमंत्री देर रात खेतों में गए, जहां पर हरी सब्जी और मौसम्बी के पेड़ों को टिड्डियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है, साथ ही किसानों से भी अपील की है कि जब भी इस तरीके का अटैक हो तो वो पटाखे फोड़ें, धुआं फैलाएं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का टिड्डी दल का आतंक देखने को मिला।